हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकित कुमार और आप सभी का स्वागत है पीकेजीएस एकेडमी में। साथियों, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या बिहार टीचर जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं जो वनडे में पूछे जाते हैं, वनडे जिसमें साइंस का पोर्शन पूछा जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के एनसीईआरटी और प्लस उससे जो पीवाईक्यू बनते हैं वो, और उसके साथ साथ आपको जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उसको रिलेट करके आपको क्वेश्चन के साथ कराया जा रहा है। तो साथियों, आज का जो लेक्चर है वो हमारा लेक्चर नंबर क्लास जो है वो 14वां क्लास है। इसके पहले 13 क्लास हो चुके हैं, उसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और चैनल पे जब जाइएगा तो आपको प्लेलिस्ट बना हुआ है साइंस का और क्लास 6 के नाम से, उसमें आप जाके वहां से खोज सकते हैं या ऐसे भी सर्च कर सकते हैं साइंस बाय अंकित सर, तो उस आपको वहां से मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए साथियों शुरू करते हैं आज का क्लास। ये क्लास आपको अंत तक इसलिए बने रहिएगा क्योंकि जब तक आपका बेस अच्छा नहीं होगा, देखिए बेस जरूरी है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बेस बनाना बहुत ही मजबूत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर बेस मजबूत है तो आप कोई भी एग्जाम देने जाइएगा वो आपको बिना उसका सिलेबस पढ़े आपको आसानी से हो जाएगा। रीजन क्या है कि आप एनसीईआरटी 6 to 12 तक पढ़े हैं और उसी से साइंस पूछा जाता है, तो आप अगर एनसीईआरटी पर आपका कमांड है तो कोई भी एग्जाम आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, चलिए साथियों देखते हैं शुरू। साथियों, आपको ये 6 चैप्टर दिखाई दे रहा होगा, तो चैप्टर नंबर पे मत जाइएगा क्योंकि चैप्टर नंबर जो है वो न्यू एनसीईआरटी जब जब एनसीईआरटी अपडेटेड हुए हैं तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर वेरी किया हुआ है। ठीक है, तो चैप्टर नेम के अकॉर्डिंग जाइएगा, जो चैप्टर का नेम है, जो टाइटल है। ठीक है, चैप्टर नंबर पे न जाइएगा क्योंकि 6-7 ये वेरी करेगा, क्योंकि हर एनसीईआरटी जब 2000 लॉकडाउन के पहले वाला एनसीईआरटी है, लॉकडाउन के बाद का एनसीईआरटी है, लॉकडाउन वाला एनसीईआरटी है, तो वो जो अपडेट हुआ है, रिप्रिंट हुआ है, तो उसमें थोड़ा थोड़ा नंबरिंग जो है वो चेंज है और कुछ चैप्टर जो है वो डिलीटेड है। तो इसमें ओल्ड एनसीईआरटी भी आपको पढ़ाया जा रहा है, उसके साथ साथ नया एनसीईआरटी का भी जो चैप्टर है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो आपको हम पढ़ा रहे हैं। चलिए साथियों, तो देखते हैं आज का जो हमारा चैप्टर है वो है द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट। ठीक है, यानी उसका हैबिटेट्स क्या है और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यानी सजीव की विशेषता क्या है और उसके साथ साथ उसका आवाज क्या है, उसके बारे में जानेंगे। जनरली इसको हम बायोडाइवर्सिटी में, जब हायर क्लासेस में आप जाइएगा तो उसको हम बायोडाइवर्सिटी में पढ़ते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं। कह रहा है कि पहेली है और बुझो, जो छुट्टी के दिन में अगर कहीं जा रहा है, दो बच्चा है जो कहीं छुट्टी के दिन में गया, आप भी पिकनिक पे जाते हैं या गर्मियों की छुट्टियों में जाते हैं, तो आप अपने गांव में जाए या ननिहाल जाए, तो जब जाइएगा तो वहां पे आपको देखने को मिल जाता है अलग अलग वैरायटी का चीज देखने को मिला। ठीक है, तो वहीं जब अलग अलग वैरायटी की चीजों को देखेंगे तो आपके अंदर जिज्ञासा जागेगा कि हाँ ये चीज क्या है, इसके बारे में जाने हम। ठीक है, ये रहन सहन कैसा है इसका, ये कहाँ रहता है, क्या खाता है, उसके बारे में जानना जरूरी है। तो उसी चीज को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि हिमालय, वे ऋषिकेश में गंगा नदी देखने गए। अब कह रहा है उन्होंने हिमालय के हिमच्छादित पर्वत श्रृंखला को क्या किया, घूमे और कुछ पर्वत के पर्वतारोहण किया जहां बहुत ठंड थी। अब हिमालय रीजन में जाएगा तो वहां ठंड तो पड़ेगा पड़ेगा। आप रेगिस्तान में जाइएगा, जब राजस्थान की तरफ जाइएगा तो क्या आपको गर्म मिलेगा, गर्म मौसम मिलेगा। और अगर आप बर्फ वाले रीजन में जाइएगा, जैसे हिमालय रीजन में जाइएगा, तो वहां बरसात और उसके साथ साथ क्या आपको आइस मिलेगा, यानी बर्फ मिलेगा। तो वही कह रहा है, तो वहां पे सबसे ज्यादा ठंड थी। इन पर्वतों पर क्या, कौन सा पेड़, उन्होंने ओक, कौन सा पेड़ देखा, ओक का, उसके साथ साथ चीड़ का पौधा देखे और देवदार का पौधा देखे। ठीक है, देवदार आपको पता है कि देवदार और ओक और चीड़ जो होता है, ये दोनों कहाँ, ये तीनों पौधा जो होता है वो किधर, पर्वत वाले श्रेणी, जो भी पर्वत वाले एरिया है तो उधर पाए जाते हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, ठीक है, और जम्मू एंड कश्मीर हो गया, ये हिमालय वाला रीजन जो है उधर आपको ये चीज मिलेगा। ठीक है, अब कह रहा है कि उनके मैदानी क्षेत्र के वृक्षों से बहुत अधिक भिन्न थे। अब अलग अलग जगह पे जैसे जैसे आप देखिएगा, यही कह रहा है, इसका संपूर्ण सार यही है, समरी यही है कि आप जहां भी जाइएगा, जैसे मैदानी क्षेत्र में अगर जा रहे हैं तो मैदानी क्षेत्र में जो है वो पेड़ पौधे से कंपेयर अगर आप पहाड़ी क्षेत्र को कर रहे हैं तो वो क्या होंगे, भिन्न होंगे। और वहीं अगर उस कंपैरिजन में अगर आप रेगिस्तान के पौधों से कंपेयर कर रहे हैं
तो वो क्या होंगे, भिन्न होंगे। तो ऐसा इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म जगह जैसे जैसे चेंज होगा तो वैसे वैसे क्या होंगे, ऑर्गेनिज्म डिफरेंट डिफरेंट पाए जाएंगे, यानी भिन्न भिन्न पाए जाएंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं उसमें। जैसे कह रहा है कि मरुस्थल में आपको क्या, ऊंट मिल जाएगा और उसके साथ साथ आपको नागफनी का पौधा मिल जाएगा। नागफनी में क्या होता है, कांटे होते हैं, तो उसके पौधे मिल जाएंगे। अब यहाँ पे कह रहा है कि समुद्र तट पर जब गए, समुद्र तट पर सैर करने जाएंगे तो समुद्र में क्या मिलता है, आपको नमक मिल जाएगा। समुद्र से आपको नमक मिलता है, उसके साथ साथ और क्या मिल जाएंगे, समुद्री मछली, जो भी समुद्र में रहने वाले मछली है, जैसे केकड़े हैं, उसके साथ साथ मछलियां जो है वो सारे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं एक एक करके। कहीं का आपको इन्वायरमेंट जो होगा वो उष्ण होगा और कहीं का इन्वायरमेंट जो होगा वो आपको शुष्क जो जिसको बोलते हैं, यानी ठंडे प्रदेश होंगे, और कहीं कहीं आपको गर्मी फील होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं एक एक करके। कह रहा है सजीव और उसका परिवेश, यानी जो सजीव है और उसका परिवेश क्या है, और ऑर्गेनिजम्स एंड दी सराउंडिंग्स वेयर दे लिव, मतलब वो जहां रहते हैं उसके बारे में। तो देखिए, अगर आपके मस्तिष्क में आया कि ये दो आदमी जो है वो कहाँ कहाँ गया, पर्वत वाले रीजन में गए थे, उसके बाद वो मरुस्थल वाले रीजन में गए, और मरुस्थल वाले रीजन के बाद ये कहाँ गए, ये चले गए ठीक है, मरुस्थल वाले रीजन में गए। मरुस्थल वाले रीजन के बाद अगर हम बात करें तो कह रहा है कि वहां जाने के बाद समुद्र वाले रीजन में चले गए। तो समुद्र वाले रीजन का अगर हम बात करेंगे तो वहां पे देखिएगा कि मरुस्थल में आपको क्या मिलेगा, ऊंट मिल गया। ऊंट मिल गया, उसके साथ साथ वहां पानी की क्या है, कमी है, तो पेड़ पौधे का जड़ जो होगा वो ज्यादा नीचे तक गया होगा, और वहां वही जीव सरवाइव कर सकते हैं जो कि अगर हम बात करें कि उसको पानी की कम आवश्यकता हो, और उसका फीकल मैटर जो है वो जो मल मूत्र है वो क्या हो, कम पानी में यानी सॉलिड वेस्ट रिलीज कर रहा हो, यानी डिस्पोज कर रहा हो। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें कि अगर वो पुरी के तट पे गया है, तो वो पुरी के तट पे, समुद्र के तट पे गया है, तो वहां पे आपको क्या मिलेंगे, केकड़े मिलेंगे, उसके साथ साथ मछली मिलेगा, ये सारे आपको मिलेंगे। तो वहीं कह रहा है कि जहां जहां भिन्न भिन्न एरिया में आप जाइएगा तो वहां पे अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे और उसके साथ साथ अलग अलग प्रकार के जीव जंतु पाए जाएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अच्छा, यहाँ पे आपको सजीव और निर्जीव के बीच में आपको कैरेक्टरिस्टिक फीचर याद होना चाहिए कि सजीव कौन है, निर्जीव कौन है, तो वो याद होना चाहिए, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आगे भी डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इतना याद रखिएगा, सजीव क्या करते हैं, तो वो मूवमेंट करेंगे, उसके साथ साथ वो क्या करता है, रिप्रोडक्शन करेगा, उसके साथ साथ वो भोजन का यानी डाइजेशन भी करता है, एक्सक्रीशन भी करेगा। ये सारे प्रक्रिया जो होते हैं वो सजीव में होता है, ग्रोथ भी करता है, ये सारा प्रक्रिया जो होता है वो एक सजीव में पाया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। वहीं कह रहा है आवास और अनुकूलन, यानी हैबिटेट और एंड एडेप्टेशन, यानी हैबिटेट क्या है उसका और एडेप्टेशन क्या है उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, हैबिटेट आवास का बात अगर हम करेंगे तो मरुस्थल में रहने वाले जीव जंतु जो है वो कहाँ, ऊंट जो है वो मरुस्थल में रहने वाले, यानी उसका आवास कहाँ है, मरुस्थल में है। लेकिन अगर हम बात करें, वही कह रहा है कि जो जल में पाए जाने वाले, तो इन दोनों क्षेत्रों में किस प्रकार परिवेश है, और समुद्री जंतु और तथा पेड़ पौधे लौड़ीय जल जो खारे पानी में पाए जाते हैं। ठीक है, तथा श्वसन के लिए जल में मिले वायु ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, यानी वायु ऑक्सीजन का उपयोग कर रहा है किसमें, जो भी जलीय जीव है, जो भी जलीय जीव होता है वो वायु ऑक्सीजन जो होते हैं वो पानी में क्या होता है, घुले होते हैं, तो वो जलीय जीव जो होता है उसी का क्या करता है, यूज कर रहा है, यूटिलाइज कर रहा है। तो वही कह रहा है मरुस्थल में जल बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होता है, और मरुस्थल के दिन में बहुत गर्म, ये याद रखिएगा, मरुस्थल का एक चीज याद रखिएगा, दिन में बहुत गर्मी होता है, रात को वहां पे ठंडा पड़ता है। ठीक है, तो वही कह रहा है दिन में गर्म और रात में ठंडा होता है। मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे और जंतु भूमि पर रहते हैं एवं श्वसन के लिए आसपास की वायु का उपयोग करते हैं, यानी जो अगल बगल का जो वायु है उसका उपयोग वे करते हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है समुद्र तथा मरुस्थल के भिन्न प्रकार के परिवेश हैं, हम इन दोनों के क्षेत्रों को बिल्कुल भिन्न प्रकार के पौधे और जंतु देखते हैं। क्या ऐसा नहीं है, आइए दो भिन्न प्रकार के परिवेश मरुस्थल तथा समुद्र के दो जंतुओं ऊंट और मछली का परीक्षण करते हैं। ठीक है, एक एक करके बात करें। एक्टिविटी अभी इतना याद रखिएगा, जो भी दो चीजों को लिया गया है, एक समुद्र वाले परिवेश को और दूसरा मरुस्थल वाले परिवेश में। मरुस्थल वाले परिवेश का अगर हम बात करें तो वहां पानी की क्या है, कमी है, लेकिन
अगर हम बात करें किसके, समुद्र वाले परिवेश का, तो समुद्र वाले परिवेश में क्या है, पानी की बहुत ही ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, ठीक है। तो वहां पानी की पूरी तरह भरमार है, तो वहां पे जो जीव होंगे वो क्या होंगे, जलीय जीव होंगे, यानी पानी में रहने वाले जीव होंगे। लेकिन मरुस्थल में जो जीव रहेंगे वो क्या, लैंड पे चलने वाले हैं, जमीन पे रेंगने वाले या चलने वाले जीव जो होंगे वो कहाँ पाए जाएंगे, मरुस्थल में पाए जाएंगे। और यहाँ का टेम्परेचर चूंकि क्या होता है, ज्यादा होता है, और रात में टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो उसी हिसाब से और पानी की मात्रा जो होती है वो बहुत ही कम होती है, जिसकी वजह से यहाँ जो जीव होते हैं उनको पानी की कम आवश्यकता होती है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें मछली का, तो पिछले क्लास में भी बताया था कि ये स्ट्रीमलाइन्ड मोशन कर रहा है, यानी आगे का जो पतला स्ट्रक्चर होता है और उसके जस्ट बाद बीच में क्या होगा, मोटा, और फिर फिन पीछे का जो पार्ट होता है वो क्या होता है, वो भी पतला होता है, जिससे वो क्या करे, मूवमेंट आसानी से कर पाती है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। आपको यहां से आपको पता है। अब यहाँ पे एक बात आ जाता है, एडेप्टेशन। एडेप्टेशन का मतलब अनुकूलन। अनुकूलन आपको एक चीज याद होना चाहिए कि कोई भी, हम जैसे हिमालय पर्वत पे जा रहे हैं, ठीक है, तो वहां एडेप्ट करने के लिए पहले से यहाँ के स्वेटर वेटर लेके जाते हैं, और फिर भी हमको वहां पे क्या लगता है, ठंडा लगता है। रीजन क्या है, वहां के जो लोग अगर प्लेन रीजन में आएंगे तो उनको क्या होगा, गर्मी, ठीक है। जैसे केरला वाले रीजन के अगर, या महाराष्ट्र वाले रीजन का लोग जो है वो अगर बिहार में सैर करने आए और यहाँ पे ठंडी का समय हो, तो उस समय क्या उनको ठंडा फील होगा। लेकिन यहाँ के लोग वहां पे जाएगा तो क्या, वहां पे आपको थोड़ा गर्म ही फील रहेगा, ठीक है। ये चीज आपको याद रहना चाहिए कि हाँ, अलग अलग जगह पे अलग अलग परिवेश, और जहां पे हम उस हमारे अकॉर्डिंग, यानी हमारे शरीर के अकॉर्डिंग अगर कोई किसी चीज को की जरूरत है, जैसे गर्म चाहिए शरीर, तो उसमें अडेप्ट कर पा रहे हैं, तो उसी को हम बोलते हैं एडेप्टेशन, यानी अनुकूलन। यानी हमारे शरीर के अकॉर्डिंग अगर कोई काम हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे अनुकूलन, ठीक है। वैसे ही जीवों के साथ में भी होता है। तो वहीं कह रहा है कि रहने योग्य बनाती है। ऊंट के पैर लंबे होते हैं, जिससे उनका शरीर जो है रेत के गर्मी से क्या हो रहता है, दूर रहता है। लंबे लंबे ऊंट पैर होते हैं, जिसकी वजह से वो क्या होता है, रेत के गर्मी से दूर रहता है। अब कह रहा है कि जिससे उसका शरीर रेत के गर्मी से, उसमें मूत्र उत्सर्जन जो होता है उसकी मात्रा बहुत ही कम होती है, तथा जल तथा मल शुष्क होता है। कैसा होता है, शुष्क होता है, यानी बहुत ही सूखा होता है, जिसके वजह से उसमें पानी की मात्रा जो होती है वो बहुत कम होती है, ठीक है। अब कह रहा है कि उन्हें पसीना भी नहीं आता है। पसीना, देखिए हम लोग हम लोग को गर्मी होता है तो क्या आता है, पसीना आता है, स्वेटिंग होता है। स्वेटिंग होता है तो इसलिए पानी ज्यादा मात्रा में, जैसे जैसे गर्मी आएगा आपकी इनटेक ऑफ वाटर की कैपेसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी पानी पीने की क्षमता जो होगी वो बढ़ जाएगी। लेकिन ठंडी में एक गिलास में ही काम चल जा रहा था, लेकिन गर्मी में क्या होगा, एक गिलास से ज्यादा, यानी लगभग लगभग आपको 10 गिलास भी पानी पी लेते हैं दिन भर में, फिर भी कम लगता है कि पानी कम पिए। क्यों, क्योंकि पसीना ज्यादा होता है। पसीना ज्यादा होगा तो हमारा शरीर जो होगा वो हाइड्रेटेड रखने के लिए पानी की जरूरत ज्यादा होती है, ठीक है। चलिए, तो वही कह रहा है जल का ह्रास बहुत कम होता है, इसलिए जल के बिना वे अनेक दिनों तक रह सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम मछली का बात करें तो मछली तो जल में ही रहती है, तो जब मछली जल में रहेगी तो उसको क्या, पानी की मात्रा जितना चाहिए उतना वो पानी से ले लेगी, और उसके साथ साथ उसको ऑक्सीजन कहाँ से मिल जाता है, पानी में जो घुले हुए ऑक्सीजन होते हैं उससे वो अपना सांस ले लेती है। तो ये याद रखिएगा। कह रहा है कि साथ ही जल में सुगम गति भी करने में सहायक होता है, और ये आसानी से, जब जल में रहती है तो वो सुगमली क्या होती है, आसानी से गति कर सकती है। उसके बाद कह रहा है कि हमने चैप्टर 1 में पढ़ा हुआ है कि ये इसका बॉडी जो होता है वो कैसा होता है, पंख, जो मछली के पंख और पूंछ जो होते हैं वो चपटी होती है, जो जल को अंदर के दिशा में क्या, दिशा परिवर्तन एवं संतुलन बनाए रखने में सहायता करते हैं। और यहाँ पे कह रहा है मछली के गिल्स, जो क्लोम होते हैं, जो उसे जल के में श्वास लेने के में सहायता करते हैं। यानी क्लोम का अगर बात करें, जो गिल्स का बात करें, तो वो क्या करता है, वो सांस लेने में सहायता करता है। तो मछली सांस किससे लेती है, तो गिल से लेती है, याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या आसानी से, अब हम अगर देखें कि मछली की संरचना जो होती है जल में रहने के लिए सहायक होती है, वैसे ही अगर हम बात करें कि ऊंट की संरचना जो है वो मरुस्थल में रहने के लिए सहायक है। अगर इंटरचेंज करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं हो जाएगा, ये जानवर जो होंगे वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ये जीव जो होंगे वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए, इसमें आपको ये चीज जानना चाहिए कि हम आपका जगह अगर चेंज कर देते हैं,
अगर यहाँ से वहां पहुंचा दिए या वहां से यहाँ पहुंचा दिए, मतलब अगर ऊंट की जगह हम क्या करें, मछली के रख दें, मछली की जगह क्या कर दें, ऊंट को रख दें, तो मछली एक सेकंड भी नहीं जीवित रह सकती है, क्योंकि मरुस्थल में मछली नहीं जीवित रह सकती है। लेकिन वही अगर हम बात करें किसका, ऊंट का, तो ऊंट पानी में भी जीवित नहीं रह सकता है। तो इसलिए दोनों के लिए आपको एडेप्टेशन यानी दोनों के लिए अनुकूलन होना जरूरी है। ठीक है, चलिए देखते हैं। कह रहा है कि अगर पृथ्वी पर पाए जाने वाले असंख्य प्रकार के जंतुओं में से केवल 2 उदाहरण लिए हैं, हम देखते हैं कि सजीव की इन सभी किस्मों की में से कुछ विशिष्ट संरचनाएं होती है जो उन्हें अपने परिवेश में रहने योग्य बनाती है, जिसमें वे प्रायः पाए जाते हैं। जिन विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने के योग्य बनाती है, उससे हम क्या बोलते हैं, अनुकूलन कहते हैं। ये याद रखिएगा कि जिन विशिष्ट संरचना अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतुओं को उसके परिवेश में रहने के लिए योग्य बनाती है, तो उसको हम बोलते हैं अनुकूलन। जैसे अगर हम बात किए थे मरुस्थल वाले जीव, तो मरुस्थलीय जीव की बात किए थे, तो यानी उसके परिवेश की बात अगर हम करें, तो उसके परिवेश का बात करेंगे तो वो क्या, मरुस्थल में रहने वाले क्या है, कैमल है, ऊंट है। तो उसके लिए फेवरेबल क्या हो जाएगा, गर्म मौसम होना चाहिए, और उसके साथ साथ उसमें क्या होना चाहिए, आपको उसके फेवरेबल हो जाएगा। लेकिन अगर पानी ज्यादा मिल जाएगा तो वो उसके लिए फेवरेबल नहीं होगा। ठीक है, तो वही कह रहा है, तो उसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं अनुकूलन। ये याद रखिएगा, यहाँ से पूछ देता है कभी कभी कि अनुकूलन क्या है, कोई जीव जो है वो अनुकूलित हो सकता है कि ना। अगर आपको एग्जाम्पल ले दे, जैसे एक और एग्जाम्पल आपको बता देते हैं, साइबेरियन क्रेन। ठीक है, साइबेरियन क्रेन जो है वो साइबेरिया से चल के कहाँ तक आती है, राजस्थान भरतपुर में तक ले आती है। रीजन क्या होता है, भरतपुर तक आने का रीजन ये होता है कि वो वहां अगर वेदर वहां से वो कंडीशन जो है वो उसका जो सरवाइव करने का कंडीशन है वो उसके लिए फेवरेबल नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से वो किधर पहुंच जाती है, माइग्रेट करके आ जाती है भरतपुर तक, और फिर जब गर्मी पड़ने लगता है तो भरतपुर से फिर वो चले जाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो वही कह रहा है विभिन्न जंतुओं के विभिन्न परिवेश के प्रति अलग अलग अनुकूलित हो सकते हैं, यानी अलग अलग जीव जो होते हैं वो अलग अलग परिवेश में रहने के लिए रहने वाले होते हैं। तो उनके लिए बस इतना याद रखिएगा कि जिसका परिवेश जैसा होगा वो वहीं पे सरवाइव करेगा। ठीक है, अब ऊंट को ले जाके पानी में नहीं रख सकते हैं रेगिस्तान से हटा के, वैसे ही कोई भी जीव जो जिस परिवेश में, जैसे मछली जो है पानी में रह सकती है तो पानी में ही रहेगी। ठीक है, अब कह रहा है किसी सजीव का वह स्थान जहां वह रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, आवास बोलते हैं, यानी हैबिटेट बोलते हैं। ठीक है, जो जीव किसी सजीव का वह स्थान जिसमें वह रहता है तो उसका क्या आवास कहलाता है। अपने भोजन, वायु और शरण स्थल एवं अन्य आवश्यकताओं के लिए जीव अपने आवास पर निर्भर कर रहा है। जैसे आप घर पे निर्भर करते हैं कि पैसा आएगा तो पटना में क्या खाना खाएंगे। ठीक है, अभी गैस का प्रॉब्लम चल रहा है तो वो भी क्या है, रीजन ये है कि पैसा आएगा तो क्या गैस भरवाएंगे, खाएंगे, पिएंगे। ठीक है, तो वही कह रहा है अपने आवास पर निर्भर करता है। आवास का अर्थ है कि वास स्थान यानी उसका घर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, कह रहा है कि स्थल जमीन पर पाए जाने वाले पौधे एवं जंतुओं का आवास को हम क्या बोलते हैं, स्थलीय आवास, यानी उसको हम क्या बोलेंगे, लैंड हैबिटेट। ठीक है, यानी जो जीव जो कहाँ पाए जाते, जमीन पे पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, जमीन पे पाए जाते हैं, उसको हम बोलेंगे कि ये कौन से है, कि उसका हैबिटेट क्या है, तो ये लैंड हैबिटेट है। ठीक है, लेकिन अगर कोई जीव पानी में पाया जाता है तो उसको हम एक्वेटिक हैबिटेट वाले जीव बोलेंगे। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, एक्वेटिक हैबिटेट, यानी वन, घास और मैदान, मरुस्थल, तटीय एवं पर्वतीय क्षेत्र स्थलीय आवास के कुछ उदाहरण हैं। याद रखिएगा, वन, घास के मैदान, उसके साथ मरुस्थल, तटीय, पर्वतीय क्षेत्र स्थलीय आवास के क्या उदाहरण है। वहीं अगर हम बात करें जलाशय, दलदल, झील, नदियां और समुद्र का बात कर रहे हैं तो ये इसमें जो पेड़ पौधे या जीव जंतु पाए जाते हैं वो किसके उदाहरण हो जाएंगे, वो जलीय आवास के उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करें तो कह रहा है कि विश्व में विभिन्न भागों में पाए जाने वाले वन, घास के मैदान, मरुस्थल, तटीय और पर्वतीय क्षेत्र में बहुत ही विषमताएं हैं। यह सभी जलीय आवास के लिए भी सत्य है। ठीक है, मतलब अगर कोई बोलेगा कि अमेरिका में या कोई कहीं और भी क्या जो एरिया वहां का जो जलीय जो लैंड एरिया होगा तो वो अलग अलग वेदर अलग अलग होता है, यहाँ पे भी वेदर अलग होता है, वहां पे भी वेदर अलग अलग होता है।
तो वो आपको याद रखना चाहिए कि वो भी भिन्न भिन्न होते हैं। अगर जलीय जीव का बात करें तो जलीय जीव भी अलग अलग एरिया के क्या होते हैं, भिन्न भिन्न पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए कह रहा है किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव जैसे कि पौधे और जंतु को हम क्या बोलते हैं, उसके जैव घटक है। क्या है, जैव घटक है, यानी उसको हम बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट, यानी द ऑर्गेनिजम्स बोथ प्लांट एंड एनिमल्स लिविंग इन हैबिटेट इज कॉल्ड इट्स बायोटिक कंपोनेंट। अब ये चीज आता है कि बायोटिक कंपोनेंट क्या होता है और ए बायोटिक कंपोनेंट क्या होता है। जितने भी जीव का अगर हम बात करेंगे, ठीक है, उसके बारे में देख लीजिएगा। पहला बायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक क्या होता है और ए बायोटिक कंपोनेंट क्या होता है। देखिए बायोटिक का बायो का मतलब ही होता है क्या, जीव, लाइफ या जीव। ठीक है, लाइफ या उसके साथ ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं या जीव बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब बायो सीधे याद रखिएगा लाइफ, जिसमें क्या हो, जीवन हो, यानी वैसे जीव जिसमें क्या हो, वैसे सजीव जो है जिसमें जीव हो, उसको हम क्या बोलेंगे कि ये बायोटिक कंपोनेंट है, यानी उसको हम क्या बोल सकते हैं, जैव घटक होंगे। यानी सीधे याद रखिएगा, पेड़ पौधे के पास वो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, यानी सजीव हैं। उसके साथ जीव जंतु, जितने भी जीव जंतु कीट कौड़े जो होंगे वो सारे किस में आ जाएंगे, जैव घटक में आ जाएंगे। क्लियर है। अब आते हैं अजैव घटक, या उसको हम एबायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं। तो उसके बारे में, एबायोटिक घटक जिसको बोले उसके बारे में जान लेते हैं। तो एबायोटिक कंपोनेंट किसको बोलते हैं, तो वैसे जैसे हिमालय हो गया, नदियां हो गई, ठीक है, उसके साथ साथ जमीन हो गया, ये सारे क्या है, ये बायोटिक कंपोनेंट है। ठीक है, याद रखिएगा। तो वही कह रहा है कि किसी आवास में पाए जाने वाले जैव घटक हैं चट्टान, मिट्टी और वायु एवं जल जैसी अनेक निर्जीव वस्तुएं आवास में क्या होंगे, अजैव घटक है। यानी अगर आपको बोला जाए कि आपके घर में क्या क्या जैव है और क्या क्या अजैव है, तो आप वहां से आसानी से डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, उसमें अंतर बता सकते हैं कि कौन सा जैव है और कौन सा अजैव है। ठीक है, तो बस आपको इतना याद रहना चाहिए कि जिसमें जीव है वो क्या है, जैसे घर में गमला उमला में पौधे लगा हुआ है तो वो क्या है, जैव है। लेकिन वहीं अगर घर में सोफा है तो वो क्या है, अजैव हो जाएगा। ठीक है, वहीं आपके घर में अगर गमला रखा हुआ है तो गमला अजैव हो जाएगा, लेकिन गमले में जो पौधा है वो क्या हो जाएगा, जैव हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, घर में गाय है तो गाय क्या हो जाएगी, जैव हो जाएगी। लेकिन वहीं जो गाय को जिस खूंटे में बांधा जाता है, जिस जगह पे बांधा जाता है वो क्या हो जाएगा, अजैव हो जाएगा। जो रस्सी से बांधा जाता है वो क्या हो जाएगा, अजैव हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप। वही कह रहा है कि अपने परिवेश में होने वाले परिवर्तनों के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए कुछ जीव में थोड़ा समय के लिए परिवर्तन हो सकते हैं। उदाहरण के लिए हम अगर मैदानी क्षेत्र में रहते हैं, देखिए हम अगर मैदानी क्षेत्र में थे, बताए भी थे, पहले भी बता दिए कि अगर आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं और वहां से हिमालय वाले रीजन में चले गए, पर्वत वाले रीजन में चले गए, तो जब पर्वत वाले रीजन में जाइएगा तो वहां क्या होगा, आपको गर्मी कम लगेगा लेकिन वहां ठंडा ज्यादा लगेगा। यहाँ से आप गए थे वहां पे, तो वहां आपको अडेप्ट करने के लिए, वो आपको आपके शरीर को अडेप्ट करने में वहां पे कुछ समय लगेगा। तो उसको हम टेम्पोररी माइग्रेंट्स बोलते हैं, माइग्रेशन बोलते हैं। वहां से आप फिर क्या करिएगा, यहाँ आ जाइएगा। ठीक है, तो वो कुछ देर के लिए तो वो आपके शरीर, तो वही कह रहा है, और अचानक ही ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र में चले जाए तो हम कुछ दिनों तक सांस लेने और शारीरिक व्यायाम में क्या होता है, असुविधा होने लगती है। अगर हम बायोलॉजिकल दृष्टि से देखें, वैसे आपके सिलेबस से ज्यादा है, लेकिन आप अगर आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता दे रहे हैं कि अगर जब आप कहाँ जाइएगा, हिमालय वाले रीजन में जाइएगा, तो आपके शरीर में जो आरबीसी का मात्रा जो होता है वो बढ़ने लगता है। अब आरबीसी क्या होता है, ब्लड में क्या होता है ना कि 3 तरह के ब्लड होते हैं। एक डब्ल्यूबीसी जिसको व्हाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं, और एक होता है रेड ब्लड सेल्स जिसको बोलते हैं लाल रक्त कणिकाएं, और तीसरा जो होता है प्लेटलेट्स, और इसके अलावा एक और कंपोनेंट होता है जिसको बोलते हैं प्लाज्मा। ठीक है, यही 4 चीज मिलके क्या होता है, ब्लड बनता है। तो ये ब्लड में याद रखिएगा कि ब्लड में क्या, ब्लड कर्पकल्स और प्लाज्मा मिलके क्या बनाता है, ब्लड को बनाता है। ब्लड कर्पकल्स कितने तरह के, 3 तरह के, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स का नंबर क्या हो जाएगा, आरबीसी का नंबर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर आपके शरीर में कोई इंफेक्शन होता है तब डब्ल्यूबीसी का नंबर बढ़ता है। नहीं तो अगर आप कहाँ जाइएगा, देखिए कैसे रिलेट करते हैं। आरबीसी में पाया जाता है एक हीमोग्लोबिन जिसको बोलते हैं आयरन, एक तरह से मान लीजिए कि वो क्या है, आयरन अयस्क है, तो उसको हीमोग्लोबिन बोलते हैं। ठीक है, और वो हीमोग्लोबिन काम क्या करता है, तो ऑक्सीजन को हमारे पूरे बॉडी में पहुंचाने का काम करता है।
ठीक है। तो जब पूरे बॉडी में ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करेगा तो आपको उस जगह के लिए जब वहां जाइएगा तो ऑक्सीजन के क्या होते हैं कमी, जैसे जैसे ऊपर जाइएगा ऑक्सीजन क्या होता है कम होते जाएगा, तो आपके शरीर में रेड ब्लड सेल का मात्रा क्या हो जाएगा बढ़ते जाएगा। रीजन क्या है कि उस बॉडी को ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए और आपके सांस लेने का दर भी जो होगा वो बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इसमें कह रहा है कि हो सकते हैं कि पहाड़ में हमें तीव्र गति से सांस लेना पड़ता है, कुछ दिनों के लिए हमारा पर्वतीय क्षेत्र वातावरण के प्रति अपने आप को ढाल लेता है तथा हम सांस लेने में कोई परेशानी नहीं होती है। अल्प अवधि में किसी जीव को के शरीर में होने वाले छोटे परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं परिकूलन बोलते हैं, ठीक है। यह परिवर्तन हजारों वर्षों में हुए अनुकूलन से भिन्न है। देखिए अब यहाँ पे परिकूलन और अनुकूलन का मतलब कुछ दिन के लिए आप गए थे तो उसको हम परिकूलन बोलेंगे, लेकिन हजारों वर्ष से जो परिवर्तन हो गया है मतलब जो एरिया में मरुस्थल वाले रीजन में रह रहा है और जो आपको ठंडे प्रदेश में रहने वाले जीव है या जो जल में रहने वाले जीव है उनको अगर इंटरचेंज किया जा रहा है, एक दूसरे जगह माइग्रेट कराया जा रहा है, तो वो क्या उसमें परिवर्तन जो हो रहा है उसको परिकूलन बोलेंगे। लेकिन बहुत दिन से रह रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे वो अनुकूलन बोलेंगे। क्लियर है, समझे होंगे। अब चलिए नेक्स्ट एक्टिविटी, यहाँ पे आपको वही चीज दिया हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करें तो कह रहा है कि विभिन्न आवास की यात्रा, यानी कुछ स्थलीय आवास होते हैं, कुछ जलीय आवास होंगे। अभी बताए थे कि कुछ ऐसे भी एनिमल होते हैं जो जल में पाए जाते हैं और कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो कहाँ या पेड़ पौधे होते हैं जो कहाँ पाए जाते हैं जो मरुस्थल वाले रीजन में पाए जाते हैं। कुछ ऐसे भी जीव जंतु होते हैं जो कहाँ पाए जाते हैं तो लैंड पे पाए जाते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे भी जीव या पेड़ पौधे होते हैं जो आपको कहाँ पर्वत वाले रीजन में, जैसे देवदार का पौधा हो गया, उसके साथ साथ क्या ओक हो गया, उसके बाद चीड़ का पौधा हो गया, ये सारे कहाँ पाए जाते हैं तो पर्वतीय रीजन में पाए जाते हैं। तो वो चीज आपको याद रहना चाहिए, मतलब उसका आवास याद रहना है कि कहाँ आवास है उसका, और उसके साथ साथ उसका उस एडेप्टेशन यानी अनुकूलन कहाँ कहाँ किस मौसम में वो अनुकूलित होता है और किस मौसम में अनुकूलित नहीं होता है उसके बारे में आपको याद रहना, ठीक है। चलिए देखते हैं, कह रहा है कि विभिन्न आवास की यात्रा अगर हम बात करें तो कहाँ पे अनुकूलन होता है। तो यहाँ पे एक चीज आपको याद रखना पहले, अनुकूलन अल्पकाल में नहीं होता है। अनुकूलन जो होता है वो अल्पकाल में नहीं होगा। तो कोई यहाँ से स्टेटमेंट पूछ देता है कि अनुकूलन जो है वो अल्पकालीन है कि नहीं है, ठीक है। यानी अगर कोई कभी स्टेटमेंट यहाँ से पूछेगा कि अनुकूलन जो है वो दीर्घकालीन होता है, ठीक है, तो यहाँ स्टेटमेंट आपको याद रहना चाहिए कि अनुकूलन जो होता है वो अल्पकालीन नहीं होता है। हजारों वर्षों की अवधि में किसी क्षेत्र में अजैव घटक जो होते हैं, घटकों में क्या होता है परिवर्तन आता है, यानी हजारों वर्ष लग जाते हैं जो परिवर्तन आया उसको हम बोलेंगे कि अनुकूलन, ठीक है। लेकिन अगर कुछ दिन के लिए चेंज हुआ है तो उसको पर्याकूलन बोलते हैं, ठीक है। यानी इन्वायरमेंटल के याद रखेगा, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब यहाँ पे कह रहा है कि अपने आवास को ढाल नहीं पाते, कह रहा है कि वे जीव जंतु जो इन परिवर्तनों के प्रति अपने आप को ढाल नहीं पाते हैं वह मर जाते हैं, या केवल वे जीव ही जीवित रहते हैं जो अपने आप को बदलते परिवेश के अनुसार अनुकूलित कर लेते हैं। जीव विभिन्न अजैव कारकों के लिए विभिन्न विधियों से अपने आप अनुकूलित कर लेते हैं। इसका परिणाम विभिन्न आवासों में जीवों की विविधता का होना है। देखिए जैसे आपको एक चीज बताते हैं और डेली लाइफ में आप रिलेट कर रहे होंगे, बहुत लोग हैं जो नॉनवेज खाते हैं, बहुत लोग क्या नॉनवेज नहीं खाते हैं, ठीक है। तो वो चीज है। दूसरा आपको याद होना चाहिए बहुत लोग घास फूस खाते हैं, तो जितना फास्ट फूड खाना स्टार्ट करें तो वो आदमी अपने आप को अगर कंट्रोल कर लिया तो आगे वो मोटापा से बच जाएगा, बीमारियों से बच जाएगा, बीमारियों का एक जो होता है उससे बच जाएगा। लेकिन जैसे अगर आदमी वो हर समय कंटिन्यू है उसी में वो कंटिन्यू कर रहा है तो उसको क्या हो जाएगा आने वाला समय में वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। रीजन क्या होता है क्योंकि वो उसका शरीर डिमांड नहीं कर रहा है और वो आदमी उसी में रह रहा है। मतलब आपको अगर भेज दिया जाए ठंड प्रदेश में और आपका शरीर एडेप्ट नहीं हो पा रहा है, एडेप्टेशन नहीं कर पा रहा है, तो आपको वहां से वापस आना ही पड़ेगा। रीजन क्या है कि अगर आप वहां रह गए तो आपकी मृत्यु भी हो सकती है या उसके साथ साथ आप गंभीर रोग से बीमार ग्रसित हो सकते हैं, ठीक है। तो वही कह रहा है कि विभिन्न आवासों की यात्रा का अगर हम बात करें तो पहला स्थलीय आवास में क्या आएगा तो मरुस्थल आएगा। पहला मरुस्थल का बात करें तो मरुस्थल में जितने भी जैव घटक का अगर बात करें तो ऊंट हो गया,
तो वही कह रहे हैं मरुस्थल के अजैव घटकों एवं ऊंट के अनुकूलन के विषय में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। यानी जैव घटक का मतलब क्या होगा, जो ऊंट हो गया और जो भी रेगिस्तान में पाए जाने वाले जीव जंतु या पेड़ पौधे हो गए वो क्या कहलाएंगे, जैव घटक कहलाएंगे। ठीक है, लेकिन रेगिस्तान में तो बालू भी पाया जाता है तो वो क्या हो जाएगा, अजैव घटक हो जाएगा। ठीक है, संगमरमर भी पाया जाता है तो वो क्या हो जाएगा, अजैव घटक हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कोई पूछेगा कि स्थलीय एनवायरमेंट का, तो स्थलीय याद रखिएगा कि मरुस्थल भी आता है। मरुस्थल में रहने वाले चूहे एवं सांप के ऊंट की भांति लंबे पैर नहीं होते हैं। अब कहिएगा कि ऊंट का तो लंबा पैर था लेकिन इसका लंबा पैर तो होता नहीं है, तो वही कह रहा है कि दिन में तेजी गर्मी से बचने के लिए ये क्या करते हैं, भूमि के अंदर गहरे बिल में रहते हैं। कहाँ पहुंच जाते हैं, तो गहरा बिल बना के नीचे की तरफ वो अपने आप को क्या करता है, अडेप्ट कर लेता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और रात्रि के समय जब तापमान की कमी आती है तो ये अवजंतु बाहर निकलते हैं। ठीक है, वही कह रहा है मरुस्थल में उगने वाले कुछ सामान्य पौधे दिया हुआ है, यहाँ पे कैक्टस है उसके साथ साथ। ठीक है, तो ये पौधे मरुस्थल में किस प्रकार अनुकूलित होते हैं, तो ये भी क्या होंगे, इसके जड़ जो होते हैं बहुत जमीन के अंदर तक जाता है और इस पे कोई भी लिप्स नहीं होता है। ठीक है, आपको पता है कि लिप्स जो होता है पिछले क्लास में ही हम पढ़े हैं कि साइट होता है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए। तो प्रकाश संश्लेषण जब लिप्स ही नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण आसानी से प्रकाश संश्लेषण होगा तो किससे होगा, स्टेम से होगा। लेकिन एक चीज और बताए थे कि इसमें स्टोमेटा पाया जाता है, स्टोमेटा पाया जाता है यानी ट्रांसपिरेशन करेगा। तो पत्ता अगर चौड़ा रहेगा तो उतना ही ज्यादा स्टोमेटा पाया जाएगा, उतना ही ज्यादा जल का क्या करेगा, ह्रास करेगा। आपको पता है, तो जल का ह्रास करेगा, इसलिए ट्रांसपिरेशन जो होता है वो कम होता है। रीजन क्या होता है, पत्ते चौड़े होंगे नहीं तो स्टोमेटा ज्यादा पाया जाएगा नहीं, इसलिए ट्रांसपिरेशन जो होगा वो बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो वहीं कह रहा है डेजर्ट प्लांट्स लूज वेरी लिटिल वाटर, क्या करते हैं, बहुत ही कम वाटर यूज करते हैं थ्रू ट्रांसपिरेशन, यानी ट्रांसपिरेशन के समय वाष्प उत्सर्जन के समय बहुत ही कम मात्रा में ये क्या करते हैं, जल को बाहर निकालते हैं, जल वेपर जो होता है उसको बाहर निकालते हैं। तो वहीं कह रहा है द लीव्स इन डेजर्ट प्लांट्स आर आइदर एब्सेंट एंड वेरी स्मॉल, दे आर इन द फॉर्म ऑफ स्पाइन, यानी या तो होंगे तो छोटे छोटे होंगे या कांटे में बदल जाए होंगे या होंगे ही नहीं, यानी पत्ता होगा तो होगा, नहीं तो कांटा में बदल गया होगा, नहीं तो होगा ही नहीं। ठीक है, सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछता है दिस हेल्प्स रिड्यूसिंग, अब ये छोटा अगर होगा तो क्या करेगा, हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीफ थ्रू द ट्रांसपिरेशन। अगर लीफ छोटा रहेगा, छोटा पत्ता है तो स्टोमेटा का मात्रा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब स्टोमेटा का मात्रा कम हो जाएगा तो वहां से ट्रांसपिरेशन जो होगा वो कम होगा। उसी के अगर अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो अगर स्पाइन है, कांटे हैं, तो कांटा भी क्या होगा, कम ट्रांसपिरेशन करेगा, तो जल का ह्रास जो होगा वो कम होगा। ठीक है, चाहे अगर आप कैक्टस के पौधे देखते हो, चाहे आप अगर नागफनी जो होता है उसके पौधे देखते हो, तो वो सारे भी क्या करेंगे। तो वही कह रहा है कि फोटोसिंथेसिस इन दिस प्लांट इज यूजुअली कैरिड आउट बाय दी स्टेम्स, यानी इसमें जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो किसके द्वारा होता है, तो स्टेम के द्वारा होता है। ठीक है, देखिए चूहा यहाँ पे छिपा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, किसके द्वारा होता है, स्टेम के द्वारा होता है। मरुस्थलीय पौधे में क्या होता है, तना के द्वारा क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, तना के द्वारा फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, कह रहा है द स्टेम्स इज आल्सो कवर्ड विद थिक वैक्सी लेयर। अब स्टेम का अगर हम बात करें तो ऊपर एक चिपचिपा वैक्स लेयर होता है, जिसकी वजह से क्या उसका काम होता है, विच हेल्प टू रिटेन वाटर इन दी टिश्यू ऑफ कैक्टस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो क्या करता है, वाटर को रिटेन कर लेता है, जो ट्रांसपिरेशन से आया अब वहां पे से वो क्या कर लेगा, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो वही कह रहा है मोस्ट डेजर्ट प्लांट हैव रूट दैट गोज वेरी डीप इनटू द सॉइल एब्जॉर्ब फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर, यानी जब जल ही कम रहेगा तो जड़ जो होगा वो बहुत ही नीचे तक जाता है। रीजन क्या होता है, पानी की सोर्स के लिए। ठीक है, तो इसलिए कैक्टस जब भी अब कोई भी बालू पर लगे हुए पौधे को उखाड़ेंगे तो उसमें जड़ देखिएगा बहुत नीचे नीचे तक गया रहता है। रीजन क्या होता है, क्योंकि उसको जड़ चाहिए, जड़ के द्वारा वो क्या कर रहा है, जल लेना चाह रहा है, तो उसको जड़ जो है वो जल के तलाश में बहुत नीचे तक जाता है। ठीक है, तो वही कह रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें तो पर्वतीय क्षेत्र हो जाता है। तो पर्वतीय क्षेत्र का अगर बात करें तो माउंटेन रीजन्स में कौन कौन सा बताए हुए थे, अभी भी पढ़ा है कि ओक का ट्री हो गया, देवदार का हो गया, ये चीड़ का पौधा जो होता है वो किधर पाया जाता है,
पर्वतीय क्षेत्र में पाया जाएगा। और ये शंकु के आकार के पौधे पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? तो शंकु के आकार के पौधे पाए जाते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो जीव जंतु होते हैं, जैसे याक हो गया, उसके साथ और क्या हो जाएगा, तो पासमीना बकरी हो गई, उसके अलावा भेड़ पाए जाते हैं। तो ये सारे का बाहर जो होता है, ये से जो होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक है, तो वही कह रहा है ये आवाज सामान्यतः बहुत ठंडे होते हैं और इनके तेज हवा, यहाँ पे क्या इनमें तेज हवा चलती है। कुछ क्षेत्रों में शीतकाल हिमपात भी होता है, यानी बर्फबारी भी हो रहा है। और पर्वतीय क्षेत्र में पौधे और जंतुओं की अनेक प्रजातियां पाई जाती है। अब ये प्रजातियों का अगर हम बात करें तो अलग अलग तरह के प्रजाति पाया जाता है। तो वही कह रहा है कि यदि आप पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं अथवा वहां घूमने गए हैं तो आपने अनेक प्रकार के वृक्ष देखे होंगे, परंतु क्या आपने वृक्ष के अन्य क्षेत्रों में देखा होगा? तो अन्य क्षेत्र से ये वृक्ष जो होंगे वो भिन्न क्यों है? तो भिन्न क्यों है? अन्य क्षेत्र में आप त्रिशंकु के आकार के, ये शंकु के आकार के नहीं देखे होंगे, लेकिन यहाँ पे क्या होंगे? शंकु के आकार के पर्वतीय वृक्ष होते हैं, क्योंकि यहाँ पे बर्फ गिरेगा तो वो आसानी से क्या हो जाएगा? फिसल जाएगा, इस पे जमेगा नहीं। आपको बताया हुआ है कि इसके जो स्ट्रक्चर होता है वो त्रिशंकु के आकार का होता है। इस पे बर्फ पड़ेगा वो क्या हो जाएगा? नीचे की तरफ आसानी से गिर जाएगा। ठीक है, जब धूप आएगा तो आसानी से वो क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस कर सकता है, यानी प्रकाश संश्लेषण कर पाए, इसलिए ऐसा बनावट होता है। ठीक है, तो वही कह रहा है ये वृक्ष अपने आवास में विद्यमान परिस्थितियों के रहने के लिए किस प्रकार अनुकूलित है। वृक्ष का अगर हम बात करें, उसके बाद ये देखिए पोलर भी, ये पोलर रीजन में पाए जाने वाला क्या है? बाघ है, दिख रहा है। उसके साथ साथ याक दिख रहा है आपको, यानी पहाड़ी तेंदुआ है, ये तेंदुआ है। उसके साथ साथ क्या है? याक है। याक के साथ साथ क्या है? बकरी दिख रही है यहाँ पे आपको। ठीक है, ये बकरी है और इन सब से क्या है? ये यहाँ पे क्या हुए? अडेप्ट कर चुके हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो याद रखिएगा कि पहाड़ी तेंदुआ को हम स्नो लेपर्ड बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है? स्नो लेपर्ड होता है। ठीक है, ये याक हो गया। और ये याक के साथ साथ ये क्या है? माउंटेन गोट है। ठीक है, इसका भी यूज हम लोग क्या करते हैं? ऊन बनाने के लिए करते हैं, इसका फर का ऊपर का यूज। ठीक है, इसे रेशम में। अब कह रहा है शिकार को पता भी नहीं चलता है कि चेहरे के सामने की आंखों के उसे वन में दूर और शिकार खोजने में सहायक होते हैं। देखिए, अगर व्हाइट कलर इसलिए शरीर में दिखाता है, इसका व्हाइट कलर इसलिए होते हैं क्योंकि इसको शिकार करने में आसानी से छिपने में आसानी रहता है, यानी कहीं भी अडेप्ट। व्हाइट बर्फीला जगह अगर होगा तो वहां पे आसानी से ये क्या करेंगे? अपने आप को छिपा पाते हैं। ठीक है, तो कह रहा है एक दूसरा जंतु हिरन है जो वन या घास स्थल में रहता है और पौधे के कठोर तने को चबाने के लिए उसके मजबूत दांत होते हैं। हिरन को अपने शिकारी शेर जैसे जंतु से अपना शिकार बनाते हैं। तो कह रहा है कि इसकी उपस्थिति की जानकारी आवश्यक है ताकि वह उसका शिकार ना बन सके। अब यहाँ पे कह रहा है वहां से भाग जाए, उसके लंबे कान उसे शिकारी की गतिविधियों की जानकारी देते हैं और जिसके शरीर के पार्श्व में स्थित आंखें प्रत्येक दिशा के देखकर खतरा महसूस कर लेते हैं। देखिए, इसमें हर एक चीज के जीव का अगर हम बात करें, जो प्रे है या प्रेडेटर है, मतलब जो शिकार करने वाला है या शिकार बनने वाला है, उनके बारे में अगर हम बात करें तो जो शिकार करने वाले हैं उनमें कुछ भी खूबियां होती है और जो शिकार होने वाले हैं यानी उनमें की भी कुछ खूबियां पाई जाती है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो वहीं का नेक्स्ट अगर हम बात करें ग्रास लैंड का, किसका? ग्रास लैंड का। तो अगर ग्रास लैंड का अगर बात करेंगे, ग्रास लैंड में तो एनिमल जो होंगे वो डियर को किल कर रहा है। उसके बाद अगर बात कर रहे हैं तो ये क्या करेगा? तो कर सकती है हिरन की तेज गति उसे शिकार से दूर भागने में सहायक होती है। अब हिरन जितना तेज भागेगा उतना ही शिकार होने से बच पाएगा। ठीक है, और जितना ही कम धीरे धीरे भागेगा शेर उसको झपट के खा जाएगा। ठीक है, तो वही चीज है, ये आपको याद रहना चाहिए। शेर, हिरन एवं अन्य जंतुओं, पेड़ पौधों में बहुत सी विशिष्ट संरचनाएं होती है जो उनके आवास में जीवित रहने योग्य बनाती है। तो वही चीज आपको याद रहना है कि जहां जिस आवास में जो जीव रहता है वो वहीं पे क्या कर सकता है, उसके लिए वही अनुकूलन मौसम है। ठीक है, वही फेवरेबल कंडीशन है। जैसे उसका कंडीशन चेंज करेंगे उसके शरीर में क्या होंगे? चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, जो खा रहा है डियर को अगर बात करें तो डियर को जो खाने वाला है, खाता कौन है?
तो प्रीडेटर हो गया, उसके लिए शिकार होगा। प्रे जो एनिमल्स जो क्या कर रहा है, जो ईट कर रहा है, जो शिकार कर रहा है उसको हम बोलेंगे प्रे, और जो खाने जिसको खा रहा है उसको बोलेंगे प्रीडेटर। ठीक है, सॉरी एक मिनट याद रखिएगा। प्रे मतलब शिकारी हो गया, और ये क्या हो जाएगा, जो शिकारी है वो शिकार, जिसको शिकार यानी प्रे हो जाएगा। ठीक है, उल्टा बोल दिए थे। चलिए इसके बाद अगर हम बात करें तो ये था लैंड, उसके बाद आए माउंटेन, और उसके बाद आते हैं हम एक्वेटिक। एक्वेटिक हैबिटेट, जो कुछ एक्वेटिक हैबिटेट है उनके बारे में जानना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है ओशियंस यानी समुद्र हो गया। अब समुद्र में क्या क्या पाए जाएंगे उसके बारे में पता है। जितने भी समुद्र में क्या पाया जाता है, तो अगर अजैव की बात करें, अजैव कंपोनेंट की बात करें, घटक का बात करें, तो यहाँ पे नमक पाया जाएगा। उसके साथ साथ यहाँ से क्या मिलता है, तो हमको अलग अलग तरह के पत्थर मिल जाते हैं। तो वही कह रहा है कि समुद्र में रहने के लिए मछली के लिए अनुकूलन विषय में हम चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद ये क्या होता है, इसका शरीर जो होता है धारा रेखीय होता है। धारा रेखीय का मतलब होता है स्ट्रीम लाइन। स्ट्रीम लाइन का मतलब ये अगर धारा के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, अपने आप को मुड़ते मुड़ते आगे बढ़ सकती है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें तो स्क्विड्स हो गया, उसके साथ ऑक्टोपस जैसे समुद्री जीव हो जाएंगे। आमतौर पर धारा रेखीय नहीं होता है इसके शरीर में। ऑक्टोपस तो आपको देखे होंगे 8 पैर वाला। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि वे समुद्र की गहराई में तलहटी में रहते हैं तथा अपनी ओर आने वाले शिकार को पकड़ते हैं। जब वे जल में चलते हैं तो अपने शरीर में धारा रेखीय बना लेते हैं। ठीक है, यानी जब जल में चलेगा तो वह स्ट्रीम लाइन कंडीशन में चलेगा, लेकिन वो कहाँ रहता है, तो जमीन के यानी सॉरी जल के नीचे वाले पोर्शन में। तो वही कह रहा है, तो अपने शरीर के धारा रेखीय बना देते हैं। जल में श्वास लेने के लिए इसमें गिल्स होते हैं, यानी जो भी जलीय जीव है, आपको बताया है कि जल में घुले हुए ऑक्सीजन किसके माध्यम से लिए जाते हैं, तो प्लूम्स के माध्यम से लिए जाते हैं, यानी गिल्स के माध्यम से लिए जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद कह रहा है कि डॉल्फिन हो गया, व्हेल हो गया, जैसे कुछ जीव जंतुओं में गिल्स नहीं होता है। अगर अब यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, आपको क्या क्वेश्चन पूछेगा कि कौन कौन से जीव है जिसमें गिल्स नहीं पाया जाता है, या डायरेक्ट स्टेटमेंट देगा कि डॉल्फिन और व्हेल जैसे कुछ जंतुओं में क्या होता है, या व्हेल में गिल्स नहीं होते हैं या होते हैं। ठीक है, अब यहाँ से स्टेटमेंट है, ये सिर पर, अब यहाँ याद रखिएगा, सिर पर क्या स्थित नासा द्वार, जिसको नेसल चैम्बर बोलते हैं, या उसके अलावा और क्या पाया जाता है इसमें, तो इसमें एक और चीज पाया जाता है वात्र छिद्रों द्वारा। ये क्या करता है, सांस लेता है। तो कोई पूछेगा कि डॉल्फिन जो है वो गिल से सांस लेती है कि किसी और चीज से सांस लेती है, तो वो याद रखिएगा कि वो नासा द्वार या उसी को बोलते हैं वात्र छिद्र के द्वारा ये क्या करती है, सांस लेती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वही कह रहा है, जल में लंबे समय के बिना सांस के रह सकते हैं और लंबे समय के लिए समुद्री सतह पर जल से बाहर आकर श्वास छिद्रों के जल से बाहर निकालते हैं और एवं सांस स्वच्छ वायु के अंदर भर लेते हैं। क्या आपने कभी दूरदर्शन पे ये सारा चीज देखा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आता है तालाब और झील, समुद्र में पाए जाने वाले। उसके बाद तो अब बात कर लिए दूसरा जलीय अगर एडेप्टेशन हैबिटेट का बात करें तो दूसरा क्या हो जाएगा, तो तालाब और झील हो जाएगा। मतलब तालाब यानी मीठे पानी में जो जीव पाए जाते हैं उनके बारे में। तो जो खारे पानी में पाए जा रहे थे जीव, वही मीठे पानी में, बस वो जो खारे पानी के लिए अडेप्ट थे, अनुकूलन उनका क्या था, खारे पानी का था। वैसे ही जो मीठे पानी वाले जीव हैं वो मीठे पानी में ही अडेप्ट कर पाते हैं अपने आप को। तो चलिए देखते हैं, तो वही कह रहा है कि कुछ पौधे जो होते हैं जल जलाशय के तलहटी में मिट्टी के स्थिर होती रहती है, और कुछ स्थलीय पौधे जो मिट्टी से जल खनिज और पोषक तत्व अवशोषण कर महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। परंतु अब देखिए, जो लैंड वाले एनिमल्स है ना, वो जड़ क्या, उसका जड़ जो होता है वो जमीन से खनिज लौट ले रहा है, लेकिन अब उसको पानी की जरूरत भी किससे मिल रहा है, जल से, जड़ के माध्यम से ही। लेकिन जो जल में ही है, पूरी तरह से पानी में ही रखा हुआ है, तो उसको पानी लेने की जरूरत नहीं है। उसका तो जड़ जो होता है वो छोटे छोटे दिखाई देते हैं। वही कह रहा है कि अवशोषण का महत्वपूर्ण कार्य करती है, परंतु जलीय पौधों में जड़ आकार में बहुत छोटी होती है। कैसा होता है, बहुत छोटा आकार होता है, एवं इसका मुख्य कार्य जो है वो पौधे को तलहटी में जमाए रखना है। तो याद रखिएगा कि जो स्थलीय पौधे हैं उसमें जल को तो एक जगह स्थान में रखने के लिए, पेड़ पौधे को एक जगह रखने के लिए भी काम होता है, उसके साथ साथ उसको क्या करना होता है, पानी जमीन से निकालने सोखने का भी काम होता है, यानी एब्जॉर्ब करने का भी काम होता है। लेकिन
जो जलीय जीव है उसको एक जगह रहने के लिए अपने उसका जो जड़ का काम होता है वो अडेप्ट कर एक जगह क्या करे होल्ड करके रखने के लिए काम में आता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनता है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, कि स्थलीय जड़ में और जलीय जल में जड़ में क्या अंतर है। ठीक है, जो स्थल में पाए जाने वाले पेड़ पौधे हैं उसके जड़ में और जो जल में पाए जाने वाले पेड़ पौधे हैं उसके जड़ में क्या अंतर है। दूसरा कि अगर आपको पता होना चाहिए कि और मछली और जलीय जीव जो होते हैं वो किससे सांस लेते हैं, तो वो किससे सांस लेते हैं, गिल्स से लेते हैं। लेकिन व्हेल जो है वो किससे ले रही है, तो व्हेल या डॉल्फिन जो है वो किससे ले रही थी, तो वो याद रखिएगा आप, नासा द्वार और या उस वात्र छिद्र के द्वारा सांस ले रही थी। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो इन अगर पौधों का बात करेंगे तो तना जल सतह में वृद्धि करता है और इन पौधों में तना लंबा होता है, खोखला एवं हल्का होता है। पानी में तैरना है तो हल्का होगा। उसके बाद कह रहा है तना में जल के सतह वृद्धि करता है, जबकि पत्तियों एवं फूलों की जगह सतह पर पलवन करते रहते हैं। यानी जो फूल और पत्तियां जो होती है ऊपर की तरफ क्या करते हैं, पलवन कर, यानी ऊपर की तरफ टेम्परेचर। अब कह रहा है कुछ जलीय पौधे जल में पूर्ण रूप में डूबे होते हैं, यानी पूरी तरह से जल में डूबा रहेगा। कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो जल के ऊपर तक आते हैं। ठीक है, ऐसे पौधे को उसके सभी भाग जल में वृद्धि करते हैं। इसमें कुछ पौधे की पत्तियां सक्रिय और पतले रिबन की तरह होती है, यह बहते जल में सरलता से मुड़ जाती है और कुछ समय के बाद जलमग्न पौधे की पत्तियां बहुत अधिक विभाजित होती है, जिससे जल इसके बीच बहता रहता है और पत्तियों को कोई क्षति नहीं होती है। ठीक है, याद रखिएगा कि ऐसे कुछ पौधे जो होते हैं वो पूरी तरह से जल में डूबे हुए रहते हैं और कुछ पौधा जो होता है वो सतह पर ही रहता है और जड़ क्या करता है, नीचे की तरफ दे देता है और बाद में ये मिट्टी से क्या करेगा, होल्ड कर लेगा, जाके पकड़ लेगा उसको। और कुछ पौधे मिट्टी से उगते हैं और जल के में जो नीचे मिट्टी है उससे उगते हैं और ऊपर की तरफ जाते हैं और पुष्प क्या बाहर, जल के बाहर पुष्प उगते हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है मेढक अगर हम बात करें तो मेढक कहाँ पाया जाएगा, तालाब में पाए जाने वाला एक जंतु है। तालाब के जल में और स्थल दोनों पे रह सकता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एम्फीबिया बोलते हैं, उभयचर बोलते हैं। क्यों, इसलिए क्योंकि ये जल में भी रह सकता है और पानी में, जल के साथ साथ जमीन पे भी रह सकता है, पानी तो वही चीज है। ठीक है, तो यही कह रहा है कि यह तालाब में जल दोनों पे रह सकता है। इससे पश्चपाद लंबे एवं मजबूत होते हैं और उन्हें छलांग लगाने और शिकार पकड़ने में क्या करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ये पश्चपाद क्या हो जाएगा आपका, तो वो आसानी से आपको यहाँ से कैच करने के लिए या हेल्प कर रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि इसके पश्चपाद में यानी जो पैर होता है ना उसमें क्या जाल युक्त पादुलिका यानी पूरी तरह से रेटिकुलेटेड लेग्स होता है, जो तैरने में क्या करता है, सहायता का, यानी झिल्लीनुमा संरचना होगा जिससे वो तैर आसानी से सकता है। ठीक है, तैरने के लिए झिल्लीनुमा आसानी से वो क्या करेगा, तैरेगा। अब कह रहा है कि हमने केवल कुछ ही जंतुओं और पौधों की चर्चा की है, जबकि विभिन्न आवास में रहने वाले जीवों की संख्या बहुत अधिक है। यानी अगर हम बात करें, ये कुछ जीव की बात कर रहे हैं, लेकिन आपको अगर बोला जाए कि जो जल में पाए जाने वाले जीव हैं, तो केकड़ा हो गया, ठीक है, उसके साथ साथ क्या स्नेल्स हो गया, स्नेल के अलावा सीपी हो गया, ठीक है, ओयस्टर जिसको बोलते हैं, उसके अलावा और क्या हो जाएगा, उसके अलावा आपको जितने भी जल जीव हैं, जो मछली हो गया, ये सारे जीव जो है वो पानी में पाए जाते हैं। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे कि जो स्थल पे पाए जाने वाले हैं उसके बारे में बात कर लिए, पानी में पाए जाने वाले जीव के बारे में बात कर लिए, जो माउंटेन रीजन में जो लैंड वाले एनिमल्स हैं उनके बारे में बात कर लिए, जो पेड़ पौधे हैं कहाँ माउंटेन रीजन में यानी जो हिमालय रीजन में पाए जाने वाले हैं उनके बारे में भी हम बात कर लिए। उसके साथ साथ हम पढ़ लिए कि कौन प्रे है और कौन प्रीडेटर है। अब यहाँ पे आता है हमारे आसपास के जीव, ठीक है, जो हमारे आसपास के जीव हैं उसके बारे में, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। हम यहाँ तक क्या पढ़े थे, तो हैबिटेट के बारे में पढ़े थे। अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, यानी उसके जो आसपास के जीव हैं उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो वही कह रहा है कि पौधे और जंतुओं की चर्चा की। अब यहाँ पे कह रहा है हमने विभिन्न परिवेश में पाए जाने वाले वस्तुओं, पौधे एवं जंतुओं की सूची बनाई। अब यहाँ पे देखिए, कल्पना कीजिए कि यदि यह जानना चाहे कि हमारी सूची में सजीव कौन है और उदाहरण है, तो आइए वन में पाई जाने वाली वस्तुओं के विषय में सोचें। और वृक्ष, आरोही लता हम लोग पढ़ चुके हैं, विसर्पी लता भी पढ़ लिए हैं, क्रीपर्स, क्लिम्बर्स, ठीक है, छोटे बड़े जंतु, पक्षी, सर्प, कीट, चट्टान,
पत्थर, मिट्टी और जल, वायु, सूखी पत्तियां, मृत जीव जंतु, छत्रक और काई। ठीक है, वन में पाई जाने वाली विभिन्न वस्तुओं के कुछ उदाहरण है। इसमें सजीव कौन है और इसमें से सजीव कौन है। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि निर्जीव कौन है। मृत जंतु जो है वो निर्जीव हो गया, ठीक है। छत्रक जो होता है वो सजीव है, काई जो है सजीव है, चट्टान जो होगा वो निर्जीव हो जाएगा, उसके साथ साथ पत्थर क्या हो जाएगा, निर्जीव हो जाएगा, मिट्टी क्या हो जाएगा, निर्जीव हो जाएगा, जल जो होगा निर्जीव हो जाएगा, वायु जो होगा निर्जीव हो जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है सूखी पत्ती, जब सूखा पत्ता होगा, हरा पत्ता नहीं बोला है, ये सूखा पत्ता बोला है, तो सूखा पत्ता क्या हो जाएगा, निर्जीव हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद बाकी जितना दिख रहा है वो सारा क्या है, सजीव है। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, घर में आसपास जो जितने भी पालतू जानवर हैं वो सारे क्या है, सजीव हैं। लेकिन जो कुर्सी है, टेबल है, मेज है, ठीक है, और पलंग है, ये सारा सोफा सेट है, ये सारा क्या है, ये निर्जीव कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो उसमें आपको डिफरेंस आसानी से कर सकते हैं। अब कह रहा है क्या सभी सजीव को भोजन की आवश्यकता होती है। देखिए, जितने भी जीव होते हैं, जितने भी सजीव होंगे उसको भोजन की आवश्यकता होगी। उसके साथ साथ वो क्या है, रहने के लिए जगह, घर चाहिए। उसके साथ साथ उसको क्या चाहिए, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए करना है उसको, डाइजेशन के लिए भोजन चाहिए। उसके साथ साथ उसको क्या, कहीं चलना है तो वो मूवमेंट भी कर सकता है। तो वो सब चीज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो कह रहा है कि भोजन की आवश्यकता, सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन हमारे लिए एवं विभिन्न जंतुओं के लिए नितांत आवश्यक है। हमने ये भी सीखा है कि पेड़ पौधे जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। अब यहाँ पे आता है न्यूट्रिशन के बेसिस पे अगर हम बात करें, पोषण के बात कर रहे हैं, तो पोषण दो तरह का होता है। पोषण दो तरह का होता है, पहला ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और दूसरा होता है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। पहला क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक, दूसरा होता है हेटरोट्रॉपिक। देखिए, हेटरोट्रॉपिक में आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इतना याद रखिएगा कि जो जीव दूसरे किसी पे निर्भर करता है अपने भोजन के लिए, दूसरे जीव पर निर्भर करता है, वो क्या होता है, विषम पोषी होता है। और जो जीव अपना भोजन जो होता है वो स्वयं बना लेता है, वो क्या होता है, स्वपोषी होता है। अब कहिएगा कि हम तो खाना अपना खुद बना लेते हैं तो हम भी स्वपोषी हो गए, तो ऐसा नहीं है। पेड़ पौधे के अलावा कोई स्वपोषी नहीं होता है। कुछ बैक्टीरिया और कुछ एल्गी, बैक्टीरिया के अलावा पेड़ पौधे जो होते हैं वो स्वपोषी होते हैं। ठीक है, चलिए, यानी वही कह रहा है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो स्वपोषी हो जाएंगे। जंतु भोजन के लिए पौधे या अन्य जंतुओं पर, यानी जो जंतु होते हैं, जीव जंतु होते हैं, वो अन्य पौधे या अन्य जीवों पर निर्भर करते हैं अपने भोजन के लिए। ठीक है, जो मांसाहारी है, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े हुए हैं कि हर्बीवोर्स कौन से हैं, कार्निवोर्स कौन कौन से हैं और ओमनीवोर्स कौन कौन से हैं। आपने अगर नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप प्लेलिस्ट से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, कह रहा है कि भोजन सजीव को उसकी वृद्धि के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। सजीव को उसके अंदर होने वाले अन्य जैव प्रक्रम के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसमें आपको हम बताए हुए थे कि जो सजीव होता है वो सारा क्या करता है, जो सजीव होता है ना वो आसानी से क्या करता है। अब यहाँ पे कह रहा है क्या सभी जीवों में वृद्धि परिलक्षित होती है। भोजन की आवश्यकता तो हो गया, अब किसका बात कर रहे हैं, तो वृद्धि आवश्यक है। देखिए, हम लोग का जब जन्म होता है, जन्म एक बच्चा छोटा शिशु होता है, शिशु अवस्था में आया, उससे पहले वो माँ के पेट में कितना दिन रहा, 9 महीने रहा। और वो जब पैदा होता है तो वो एक छोटा सा बच्चा 3 kg का बच्चा दिखाई देता है। फिर वो धीरे धीरे उसमें डेवलपमेंट होते जाता है, और डेवलपमेंट होते 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 वो 6 kg का होगा, 7 kg का होगा, 10 kg का होगा, 20 kg का होगा। फिर धीरे धीरे वो एडल्ट स्टेज में आ जाएगा तो 70-80 kg का हो जाएगा। वो क्या है, वृद्धि है। वो क्या है, वृद्धि है, ग्रोथ है, जिसको हम क्या बोलेंगे, ग्रोथ है। ठीक है, वही कह रहा है कि आप अब बचपन का जो कपड़ा है वो आपको आसानी से अभी हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो वही चीज आपको, यानी आपके अंदर क्या हो रहा है, आपके शरीर के अंदर क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, यानी एक छोटा बच्चा, उसके बाद फिर बैठने लगा, बैठ के रेंगने लगा, उसके बाद क्या हुआ, चलने लगा, चलने के बाद खड़ा होकर चलने लगा, फिर वो 6th-7th क्लास में पढ़ने लगा, और फिर वो कहाँ पहुंच गया, दादाजी या पापा जी बन गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो एडल्ट स्टेज हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि जैसे वैसे ही हम अगर हम बात करें कि चिकन्स के छोटे छोटे
बच्चा लेके आते हैं, उसके क्या बड़े बड़े चूजा क्या होगा, बन के क्या हो वयस्क बन जाता है। वहीं पेड़ पौधे का अगर बात करें तो जब पेड़ पौधे आप लगाए तो छोटा बीज लगाए, फिर वो अंकुरित हुआ, अंकुरित होने के बाद बड़े बड़े पौधे होते होते बाद में वो क्या पौधा जो होगा वो फल देने लायक हो जाएगा। ठीक है, यानी ये सारे जीव में हम क्या जानना है, ये चीज बता पा रहे हैं कि जो सजीव जो होते हैं वो उसमें क्या होता है, ग्रोथ भी होता है, उसमें क्या होता है, वृद्धि होती है। ठीक है, तो यानी सजीव भोजन की आवश्यकता हो गया। दूसरा अगर बात करें सजीव को, तो सजीव वृद्धि भी करते हैं। अब आते हैं तीसरा, कह रहा है डू ऑल ऑर्गेनिजम्स रेस्पायर, यानी जो सजीव हैं वो श्वसन करते हैं। तो श्वसन करने का अगर हम बात करें, देखिए हम लोग सांस लेते हैं, उस यानी जितने भी जीव होते हैं वो सारे क्या करते हैं, सांस लेते हैं, सांस लेंगे छोड़ने, और इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं श्वसन, यानी जो सांस लिए और छोड़ दिए उस प्रक्रिया को हम बोलेंगे श्वसन। ठीक है, वही कह रहा है सांस लेना श्वसन क्रिया का एक हिस्सा है। श्वसन में अंदर ली गई वायु ऑक्सीजन की कुछ मात्रा का उपयोग होता है, और इस क्रिया में बनी हुई कार्बन डाइऑक्साइड हम क्या करते हैं, उसको निष्कासित कर देते हैं। ठीक है, चाहे अगर गाय भैंस किसी कोई भी जानवर हो या पेड़ पौधे हो, सारे क्या करते हैं, सांस लेते हैं। अब एक कंसेप्ट कंफ्यूजन हो जाता है कि सर पेड़ पौधे जो हैं वो सांस लेते हैं, बहुत लोग ये भी समझते हैं कि पेड़ पौधा जो है वो ऑक्सीजन छोड़ता है। ठीक है, सांस लेते वक्त क्या करता है, वो ऑक्सीजन छोड़ता है, ऐसा नहीं है, वो ऑक्सीजन सांस लेते वक्त नहीं छोड़ता है, वो फोटोसिंथेसिस जब प्रकाश संश्लेषण करेगा तब ऑक्सीजन छोड़ता है, लेकिन वो भी जो रेस्पिरेशन करता है उस प्रक्रिया में, तो वो श्वसन जब करेगा तो वो आपको ऑक्सीजन लेता हुआ ही पाया जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ता है। ठीक है, बस बशर्ते डे टाइम में आपको ये पता नहीं, फील नहीं हो पाता है कि वो ऑक्सीजन छोड़ रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस करता है तो उसी से ऑक्सीजन जो होता है उसी में से यूटिलाइज कर लेता है। लेकिन जब नाइट टाइम का बात होता है, जब फोटोसिंथेसिस की प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो होती है वो नहीं होती है, तब वहां पे वो क्या करता है कि वहां से सांस लेने के बाहर से वो क्या करता है, ऑक्सीजन को लेना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, यानी सारे सजीव जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनके लिए आवश्यक है कि वो क्या भोजन के साथ साथ श्वसन यानी सांस लेना से भी उसको क्या मिलता है, ऊर्जा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि सजीव जो है वो सांस भी लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वहीं कह रहे हैं रेस्पिरेशन इज नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी सारे जीवों के लिए क्या बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है इट्स थ्रू रेस्पिरेशन थ्रू द बॉडी फाइनली ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम द फूड टेकन, यानी जो खाना लिए थे वो क्या होगा, ब्रेक होके फूड टेक जो न्यूट्रिशन देगा, एनर्जी देगा, वो किससे देगा, सांस लेंगे ऑक्सीजन जाएगा तो उसी के माध्यम से क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है सम एनिमल्स में भी डिफरेंट मैकेनिज्म्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो रेस्पिरेशन कर, जैसे अर्थवर्म हो गया, वो क्या करता है, वो स्किन के थ्रू ब्रीथ करता है, यानी अपने स्किन जो चमड़े के द्वारा क्या करता है, वो सांस लेता है। फिश जो होता है वो अपने गिल्स के द्वारा ऑक्सीजन लेती है। वहीं अगर हम बात करें प्लांट जो है, तो प्लांट गैसेस एक्सचेंज करते हैं किसके द्वारा, लिप्स के द्वारा, लिप्स टेकन्स इन एयर थ्रू द टीनी पोर, और उसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन, एंड गिव आउट द कार्बन डाइऑक्साइड टू एयर, यानी ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एयर को छोड़ देते हैं और ऑक्सीजन को लेते हैं। इसके अलावा अगर हम अपने बात करें तो हम लोग भी क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, किसके माध्यम से, लंग्स के माध्यम से, किसके माध्यम से, लंग्स के माध्यम से। ठीक है, फेफड़ों के माध्यम से हम क्या करते हैं, गैसीय श्वसन की क्रिया करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए डिटेलिंग में अगर आपको लगेगा कि सारा चीज आपको पढ़ाया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, वीडियो लंबा हो जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रीजन क्या है कि आपको समझ में आना चाहिए। अगर समझ में आएगा, मोटिव मेरा यही है कि आपको समझ में आना चाहिए। अगर कोई चीज आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, अगर जब भी दिखा जाएगा तो आपको कमेंट सेक्शन में आपको बता दिया जाएगा। कुछ दिन के बाद हम लोग टेलीग्राम भी ला रहे हैं जिसमें आपको पढ़ाया हुआ जितना लेक्चर होगा उसका लिंक आपको वहां से मिल जाएगा। ठीक है, अगर है क्या सभी सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। देखिए जितने भी जीव होता है, चाहे आप कहिएगा उद्दीपन क्या होता है, यानी स्टिमुलस जो होता है, स्टिमुलाइज होता है, वो उसके बारे में क्या सारे सजीव जो होते हैं वही सारे काम करते हैं, यानी सारे सजीव के पास नर्वस सिस्टम होता है। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए जितने भी जीव जंतु हैं, अगर आप पेड़ को पानी क्या कीजिए, कहिएगा कि पेड़ को कैसे स्टिमुलस प्रोवाइड करता है, जैसे उसको अंधेरे में रख दिए
तो जब एक खिड़की खोल दीजिएगा तो पेड़ किधर की तरफ जाएगा, खिड़की की तरफ, यानी जिधर से लाइट आ रहा है उधर की तरफ वो क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा, बेंड हो जाएगा। वैसे ही अगर हम बात करें कि आप आग जला रहे हैं और आपको बोला जाए कि आप हाथ उस पर रखिए, तो आपको क्या फील होगा, गर्म फील होगा। लेकिन जैसे जैसे नजदीक लेके जाइएगा हाथ क्या होगा, जलने लगेगा। तो ये चीज आपको किससे फील हो रहा है, तो नर्वस सिस्टम के द्वारा, यानी न्यूरॉन के द्वारा आपको ब्रेन तक इंफॉर्मेशन जा रहा है कि हाँ हाथ जो है वो जल रहा है। तो वही कह रहा है कि अगर आप अंधेरे स्थान से अचानक तेज धूप में आते हैं तो आंख क्या होता है, बंद हो जाता है। तो ये भी किसके द्वारा हुआ, स्टिमुलस है। ठीक है, आपको ठंडा लग रहा है, ये भी क्या है, स्टिमुलस है। गर्मी लग रहा है, ये भी स्टिमुलस है। बरसात हो रहा है, ये भी स्टिमुलस है। तो ये सारे क्या है, सजीव के कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। यानी अगर ऑटोमेटिकली अगर आप बाहर धूप निकले, आंख बंद हो गया, तो वो भी क्या है, स्टिमुलस की वजह से। तो वही कह रहा है कि सभी प्रकार के परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं। वातावरण में होने वाले इन परिवर्तनों को हम क्या बोलते हैं, उद्दीपन कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, उद्दीपन बोलते हैं। जो यानी जो भी परिवर्तन होगा उसको क्या बोलेंगे, उद्दीपन बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। तो इसमें अगर देखिए एक छुई मुई का पौधा होता है जिसको मिन्सा पोडिका बोलते हैं, उसका नाम छुई मुई है। ठीक है, अगर आप उसको छूते हैं तो वो क्या हो जाता है, अपने आप को सिकुड़ लेता है। ठीक है, और वो अगर आप छोड़ दीजिएगा तो थोड़ी देर के बाद वो अपने आप को क्या करेगा, फिर रिलैक्स मोड में आ जाएगा। तो ये चीज याद रखिएगा कि पौधे भी क्या करते हैं, स्टिमुलस प्रोवाइड करते हैं। यानी वो भी स्टिमुलस, उसको में भी क्या होता है, न्यूरॉन्स होता है, वो भी क्या होते हैं कि अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे देखिएगा आप कुछ सरफिरे बच्चे होते हैं, शरारती बच्चे जो होते हैं, वो पेड़ को क्या करते हैं, कील ठोकते हैं। ठीक है, अब कील ठोक दिए तो वहां से क्या आता है, ग्लू आता है। यानी वो ग्लू, यानी वो अपना रिस्पॉन्स क्या कर रहा है, दे रहा है वहां से, ताकि वो अपना घाव जो है वो फील कर सके। ठीक है, या इससे भी समझ सकते हैं कि अगर आप बरसात में क्या 2-3 दिन बरसात हो जाता है तो पेड़ पौधे धीरे धीरे मुरझाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अब वही कह रहा है कि चेंजेस इन आवर सराउंडिंग्स दैट मेक्स अस रिस्पॉन्ड टू देम आर कॉल्ड स्टिमुलस। यानी जो भी चेंजेस हो रहा है उसके लिए वो क्या कर रहा है, रिस्पॉन्ड कर रहा है, यानी प्रतिक्रिया दे रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उद्दीपन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उद्दीपन बोलते हैं। ठीक है, यानी सजीव जो होते हैं वो क्या करते हैं, उद्दीपन करते हैं। तो याद रखिएगा ये पेड़ जो है सूर्य के प्रकाश के प्रक्रिया प्रति क्या कर रहा है, अनुक्रिया कर रहा है, उद्दीपन कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, सजीव में उत्सर्जन। अब बात आता है उत्सर्जन का, यानी जो जीव क्या करते हैं, उत्सर्जन कैसे कर पाते हैं, तो उसके बारे में बात कर रहा है। तो देखिए जितने भी जीव हैं हम बताए थे, जिसमें डाइजेशन होगा उसमें उत्सर्जन भी होगा। तो वही कह रहा है ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड। सारे जीव को क्या जरूरत है, फूड का जरूरत है, खाने का जरूरत है। उसके साथ साथ कह रहा है नॉट ऑल दी फूड्स दैट इज ईटन इज कंप्लीटली यूज, ओनली अ पार्ट ऑफ यूटिलाइज बाय द बॉडी। व्हाट हैपन, अब यहाँ पे कह रहा है जितने भी फूड वो कंप्लीटली खाए हैं वो सारा उपयोग नहीं कर पाते। अब पूरा कहिएगा कि आपको ये नहीं समझ में आया तो पिछले लेक्चर देख लीजिएगा। रीजन क्या, जब फूड पढ़ाया या कंपोनेंट ऑफ फूड पढ़ाया है तो वो आपको आसानी से वहां पे हम बताए हुए हैं कि जब हम खाते हैं तो उसके साथ साथ न्यूट्रिएंट्स आते हैं, और न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ आपको रॉगेज भी मिलता है। रॉगेज जिसको रुक्षांश बोलते हैं, उसके साथ उसके साथ या डाइटरी फाइबर जिसको बोलते हैं, वो आपको उसके साथ साथ मिलता है। और ये डाइटरी फाइबर तो पचते नहीं है, तो ये डाइटरी फाइबर हमारे फीकल मैटर के थ्रू क्या होते हैं, एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। तो उसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं एक्सक्रीशन या उत्सर्जन। यार अब कहिएगा गर्मी का मौसम है तो 5 लीटर पानी पी गए, 6 लीटर पानी पी गए, तो सारा 6 लीटर पानी थोड़े जाए, आपको बार बार क्या करना होगा, यूरिन डिस्पोज करना होगा। ठीक है, तो अगर आप यूरिन डिस्पोज कर रहे हैं मतलब क्या, वो भी एक प्रक्रिया, आपको क्या उत्सर्जन है। आपको पसीना आ रहा है, ये भी एक प्रक्रिया है, आपके शरीर से क्या हो रहा है, वाटर का उत्सर्जन हो रहा है, यानी एक्सक्रीशन हो रहा है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि सजीव द्वारा इन अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन प्रक्रम को हम क्या बोलते हैं, उत्सर्जन बोलते हैं। यानी द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रीड ऑफ वेस्टेज बाय द ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज एक्सक्रीशन। यानी जो हम वेस्ट है, हमारे शरीर में वेस्ट है, उसको हम एक्सिट आउट कर रहे हैं, उसको बाहर निकाल रहे हैं, उस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, एक्सक्रीशन बोलेंगे। क्लियर है, यानी उत्सर्जन बोलेंगे। अब कहिएगा कि प्लांट क्या ऐसा करता है, प्लांट भी करता है। अब कैसे करता है तो उसके बारे में बात करेंगे। क्या पौधे भी उत्सर्जन होता है, हाँ होता है, पौधे भी उत्सर्जन करते हैं, परंतु उसमें इस प्रक्रम को कुछ अलग ढंग से। जैसे अगर हम बात करें, कुछ पौधे जो होते हैं अपशिष्ट पदार्थ को पेड़ पौधे के कुछ विशेष भागों में क्या कर देते हैं,
संग्रहित कर देते हैं, और संग्रहित करने के बाद उसका यूज बाद में क्या, little different, some plants is possible to store waste product within the part of the way and they do not harm in the plant as a whole time। ठीक है, अब कह रहा है some plants remove waste product through किसके, secretion, यानी कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो अपना सिक्रीशन के थ्रू वो क्या करते हैं, वेस्ट को बाहर निकाल देते हैं। यानी अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स का अगर हम बात करें सजीवों में, तो वो क्या होता है, एक्सक्रीशन, उत्सर्जन जो होगा वो अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स होगा लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, देखिए नहीं समझ दिक्कत हो रहा हो बता दीजिएगा उसको आसानी से, आपको पूरा मोटिव यही है कि आसानी से आपको समझ में आ जाए। ठीक है, कह रहा है नेक्स्ट, क्या सजीव प्रजनन करते हैं? हाँ, कहिएगा कि आज एक पौधा बोए थे, ठीक है, और वो पौधा पेड़ बना तो फल दिया, यानी आम का एक पौधा बोए, छोटा पौधा लगाए, वो वृद्धि किया, वृद्धि करके एक पेड़ बन गया, और पेड़ बनने के बाद वो क्या किया, उसमें आम आ गए, आम आए तो उसमें 1000 आम आए, और 1000 गुठली भी हुए, तो 1000 गुठली जहां जहां जाएगा वो 1000 पेड़ बनाएगा। ठीक है, वो भी एक तरह का क्या है, रिप्रोडक्शन है। ठीक है, अब कहिएगा कि एक बच्चा जो है वो एडल्ट है, पहले क्या जन्म लिया, उसके बाद एडल्ट बना, एडल्ट के बाद उसकी शादी हुई, फिर वो क्या उसके जैसे उसके भी बच्चे हो गए, मतलब ये भी क्या किए, प्रजनन किए। तो वही कह रहा है कि नीड, अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि पक्षी नीड के घोंसले में क्या कर रहा है, अंडे देता है, तो उसके प्रसूत होते हैं, और यहाँ तथा उनके छोटे बच्चे बाहर निकल आते हैं। जैसे देखे होंगे कि अंडा से क्या निकला है, चूजा निकला है, तो वो भी क्या है, प्रजनन है। अब ये कंडीशन याद रखिएगा। ठीक है, अब उसके बारे में बता लेते हैं। तो कह रहा है एनिमल्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड, यानी जंतु जो है वो प्रजनन के द्वारा अपने समान संतान क्या करता है, उत्पन्न करता है। अब यहाँ पे कहिएगा कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो अपने जैसे संतान पैदा करना ही क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन कहलाता है। क्लियर है, यानी जो भी जीव अपने जैसे संतान की उत्पत्ति कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे कि वो क्या कर रहा है, प्रजनन कर रहा है। ठीक है, तो ये प्रजनन की प्रक्रिया जो होती है, चाहे वो प्लांट में हो चाहे एनिमल्स में, वो सारे चीजों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब प्रजनन की प्रक्रिया, जब प्रजनन रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें क्या आपको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो उसमें 2 टाइप का होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और लैंगिक जनन, और लैंगिक जनन उसके बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ से एक चीज और याद रखिएगा, जो जीव अंडे देते हैं, ठीक है, डायरेक्ट बच्चा नहीं, अंडा देके और चूजा बन रहा है, तो वो ओविपेरस कहलाते हैं। ठीक है, और जो जीव डायरेक्ट बच्चा पैदा करता है और उसकी न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है, तो वो विविपेरस होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, कहिएगा प्लांट रिप्रोडक्शन कैसे करता है, तो सीड्स का फॉर्मेशन करता है, सीड्स फिर जर्मिनेट होता है, फिर पेड़ पौधे बनते हैं, फिर वो सीड्स बनाएंगे, फिर क्या करेगा, ये प्रक्रिया चलता रहेगा। अब कहिएगा प्लांट में रिप्रोडक्शन साइट कौन होता है, तो बताया पिछले क्लास में भी बताए थे कि फ्लावर जो होता है वो प्लांट में रिप्रोडक्शन साइट होता है, यानी वहीं से क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, इस फिगर में देखिए अंकुरित हो रहा है, अंकुरित हुआ, फिर वो धीरे धीरे बढ़ा, और वो फिर एक पौधा बना, पौधा बनने के बाद एक पेड़ बन जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। वैसे ही आलू से क्या हो रहा है, अब यहाँ पे कह रहा है क्या सभी सजीव जो होते हैं वो गति करते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें कि जंतुओं में क्या गति विभिन्न विभिन्न तरह के चर्चा हो सकता है। अब कह रहा है कि वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं तथा उनके शरीर अनेक गति प्रकार की गतियां दिखाई देती है। यानी जो जीव जंतु जो होता है वो कहाँ एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, तो उसमें अलग अलग तरह के मूवमेंट दिखाई देगा, यानी गति दिखाई देगा। उसके अगर हम बात करें पौधे के विषय में अगर बात करें, तो पौधा तो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता है, तो पौधा गति कैसे करता है, तो वो गति अपना एक जगह रहते ही करता है। ठीक है, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। कर रहे समाज पौधे सामान्यतः भूमि में जकड़े रहते हैं, अतः एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकते हैं। ठीक है, मतलब जीव जंतु तो एक जगह, हम भी हैं, हम यहाँ से क्या वहां जाएंगे, वहां से यहाँ आ सकते हैं, लेकिन पेड़ तो यहीं से यहीं रहेगा। तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। कह रहा है कि परंतु विभिन्न पदार्थ की जैसे जल, खनिज एवं संश्लेषित खाद्य पदार्थ पौधे में एक भाग से दूसरे भाग में संवहित होते हैं। क्या आपने पौधे के अन्य भागों को गति करते हुए देखी है? पुष्प का खिलना और बंद होना, जब कली देखिएगा, कली हुआ, कली होने के बाद पुष्प खिला, तो ये सारा संग्रहित हो, ये सारा क्या है, मूवमेंट है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि कुछ पौधे विभिन्न उद्दीपन के प्रति किस प्रकार की अनुक्रिया करते हैं। जैसे अभी बताए थे कि छुई मुई का पौधा जो है वो क्या, उसको छूने के बाद वो क्या होता है, सिकुड़ जाता है, अपने आप को सिकुड़ा लेता है।
तो वो भी क्या कर रहा है, मोशन है, अपने आप को गति कर रहा है। तो कुछ निर्जीव जंतु भी गति करते हुए देखे होंगे, जैसे कार, बस, कागज, ये सब जो है वो गति करते हैं। ठीक है, पत्थर को चला के किसी को मारे सर फोड़े तो वो भी क्या है, गति है। ठीक है, तो क्या गति सजीवों से किस प्रकार के भिन्न है? तो अगर हम बात करें कि सजीव जब प्राकृतिक में विविध प्रकार के जीव हैं, लेकिन उन सभी कुछ लक्षण एक समान होते हैं, जिनकी हम पहले चर्चा कर चुके हैं। यानी अगर बात करें मृत्यु सजीवों के लिए एक सामान्य लक्षण है, क्योंकि जीव की मृत्यु होती है, चूंकि जीव की क्या होती है, मृत्यु होती है, इसलिए जीव की प्रजाति हजारों वर्ष तक तभी अस्तित्व में रह सकती है जबकि वो प्रजनन अपने समान संतान उत्पन्न करे एवं केवल अकेला प्रजनन किए बिना ही मर सकता है। परंतु सजीव की प्रजाति और अस्तित्व में रहती है जब वो अपने सदस्य का प्रजनन करता है। मतलब अपने वंश को अगर नहीं बढ़ाएगा तो उसकी जो वंशावली है वो क्या हो जाएगी, वहीं पे समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। सजीव में बस मेजर डिफरेंस याद रखिएगा, सजीव तो निर्जीव तो गति करते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या होता है कि ये सजीव जो होते हैं वो उनकी मृत्यु निश्चित होती है, लेकिन निर्जीव का मृत्यु निश्चित नहीं होता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि सजीव जो होते हैं वो अपने जैसे वंश को नहीं, रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, तो वो अपने वंश को क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो कह रहा है कि डू द ऑब्जेक्ट ऑल्सो शो ऑल द अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। अब इसमें अगर हम बात करें तो सारे जीव में क्या क्या आना चाहिए, तो वी सी दैट ऑल लिविंग थिंग्स सीम्स टू have some common characteristics. They all need to food, respire, respond to stimuli and reproduce, show movement and grow and die। यानी सीधे याद रखिएगा कि उन सभी को भोजन की आवश्यकता होती है, यानी जो सजीव होते हैं उनको, और उनमें श्वसन होता है, उत्सर्जन, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया और प्रजनन, गति एवं वृद्धि, तथा लास्ट में क्या होता है, मृत्यु भी होता है। वो सजीव का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ तक आपको आसानी से समझ में आया होगा, तो ये याद रखिएगा, ये लाइन सजीव वस्तुओं में कुछ विशिष्ट लक्षण समान रूप से दिखाई देते हैं। उन सभी में क्या होगा, भोजन की आवश्यकता होगी। यानी कोई सजीव है तो वो क्या करेगा, भोजन करेगा, और कोई अगर सजीव है तो वो श्वसन करेगा, उसके साथ साथ वो प्रजनन भी करेगा। वो प्रजनन भी करेगा, उसके साथ साथ वो क्या करेगा, गति भी करेगा। गति करने के साथ साथ वो क्या करेगा, उसकी वृद्धि भी होगी, और उसके लास्ट में उसकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, ये सारे सजीव के कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा यहाँ पे। अब कह रहा है कि फिर जीवन क्या है। लास्ट में अगर हम बात करें कि जीवन क्या है, तो जीवन क्या है, जीवन आपको याद होना चाहिए कि जीवन जो है लाइफ इज ब्यूटीफुल, यानी जीवन जो है वो क्या है, सुंदर है। क्या है, सुंदर है। अब जिसके पास जीवन, यानी जो जीव है, जिसके पास जीव है वही उसका ही जीवन है। अगर जीव नहीं है तो जीवन नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अब प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं। जय हिंद।